हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो है पॉल्यूशन। तो सबसे पहले जो वर्ड आता है पॉल्यूशन, उससे आप क्या समझते हैं? क्या होता है पॉल्यूशन? ये तो एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये सब इसके टाइप है। नॉइज पॉल्यूशन, पॉल्यूशन क्या होता है? तो देखो, पॉल्यूशन क्या होता है, आप इसको थोड़ा समझेंगे तो इसमें आप जानेंगे कि जो अशुद्धि होती है, यानी आप कहें वेस्ट, वेस्ट है ना, हार्मफुल कंपोनेंट्स हो गए, वेस्ट हो गए, राइट, टॉक्सिक। और ये किसके लिए? ये हम बात करते हैं हमारे नेचर के लिए, पर्यावरण के लिए, ह्यूमन के लिए, एनिमल्स के लिए, लाइफ के लिए। ठीक। तो जो भी कचरा होता है, जो हार्मफुल चीज़ें होती हैं, जो टॉक्सिक चीज़ें होती हैं, और ये सब चीज़ें जब उन सब जो अशुद्धियाँ होती हैं, जब ये घुल जाती हैं, ये मिल जाती हैं, तो वो पॉल्यूशन का कारण बनता है। जैसे हवा, अब जीवन के लिए ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी मात्रा में है, बाकी जो अदर गैसेस हो गई वो सब है। लेकिन इसमें सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है, इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है। तो ये सब जीवन की जो प्रणाली है उसको खतरा पहुंचाते हैं। नेचर, हमारे जो वातावरण है उसको खतरा पहुंचाते हैं। जो पौधे हैं, जो प्लांट है, उनको खतरा पहुंचाते हैं। तो ये सब क्या है कि जो हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है जिन चीज़ की, जिनसे पर्यावरण को, मानव को, नेचर को या फिर जो है जानवर को, जिनको जिनसे नुकसान होता है, अगर उनकी मात्रा बढ़ती जाती है तो उसको हम बोलते हैं पॉल्यूशन। अब वायु में मात्रा बढ़ती है तो वायु प्रदूषण हो जाएगा, जल में मात्रा बढ़ेगी तो जल प्रदूषण यानी वाटर पॉल्यूशन हो जाएगा, मृदा में मात्रा बढ़ेगी तो मृदा प्रदूषण हो जाएगा। इसी तरीके से जो है ये पॉल्यूशन अलग अलग प्रकार का देखा जाता है, वो डिपेंड करता है किस प्रकार का पॉल्यूशन है। तो अब हम यहाँ पर सारे टाइप्स के पॉल्यूशन पढ़ेंगे और उनसे क्या प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार से उनका हमारे जीवन पर, पर्यावरण पर फर्क पड़ता है, ये सबको भी हम डिटेल में समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं एयर पॉल्यूशन से। एयर पॉल्यूशन होता क्या है? देखिए भैया, वायु प्रदूषण, प्राकृतिक वायु प्रदूषण वनाग्नि, परागण, धूल आदि से होते हैं। तो प्राकृतिक, देखो, प्राकृतिक वायु प्रदूषण किससे होता है? फॉरेस्ट के जंगलों में आग लगने से, पोलन डस्ट से, धूल से, पोलन से, इन सब से जो है प्राकृतिक वायु प्रदूषण है। पॉल्यूटेंट एडेड टू द एटमॉस्फेयर बाय ह्यूमन एक्टिविटी इज कॉल्ड एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूटेंट। जो मानव गतिविधि द्वारा वायुमंडल में जोड़े गए प्रदूषक को एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषक कहा जाता है। तो जो मानव की गतिविधियों के द्वारा, खनन के द्वारा, फैक्ट्री के द्वारा, गाड़ियों के धुआं के द्वारा, जो इस प्रकार जो मानव की गतिविधियों के द्वारा जो प्रदूषक पर्यावरण में भेजे गए, छोड़े गए, वायुमंडल में छोड़े गए, उन्हें कहा जाता है एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूटेंट या प्रदूषक। उदाहरण के तौर पे ऑटोमोबाइल्स, तो जो गाड़ी होती हैं, आपकी वाहन होते हैं ऑटोमोबाइल, फैक्ट्रियाँ, मिनरल स्मेल्टर्स, खनिज धातु बहाने, और इन सब के जो है ये सब हमारे क्या है? पॉल्यूटेंट। एयर पॉल्यूटेंट कैन बी क्लासिफाइड टू टाइप। तो वायु प्रदूषकों को दो प्रकार के तौर पर वर्गीकृत किया जाता है, दो प्रकार से इनको विभाजित किया जाता है। सबसे पहला जो वर्गीकरण है वो है प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट। तो प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट क्या होता है? आर दोज विच एंटर इन द एटमॉस्फेयर डायरेक्टली फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। तो जो प्राथमिक वायु प्रदूषक वो होते हैं जो विभिन्न स्रोतों से सीधे वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। तो यानी ये क्या करेंगे? ये विभिन्न स्रोतों से सीधे वायुमंडल में प्रवेश कर जाएंगे, वायुमंडल में आ जाएंगे। सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट क्या होता है? आर फॉर्म्ड बाय केमिकल रिएक्शन। तो ये क्या होता है? जो वायुमंडल में है उन्हीं में क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होने लगी और उन्हीं में आपस में फॉर्म हो गए। तो सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट आर फॉर्म्ड बाय केमिकल रिएक्शन। तो ये केमिकल रिएक्शन द्वारा जो है फॉर्म होते हैं बिटवीन प्राइमरी पॉल्यूटेंट एंड एटमॉस्फेरिक कंस्टिट्यूएंट। तो मूल प्रदूषक और वायुमंडलीय घटकों के बीच, मूल प्रदूषक और वायुमंडलीय घटकों के बीच रासायनिक प्रतिक्रियाओं
द्वारा माध्यमिक वायु प्रदूषक बनाए जाते हैं। इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन, अब वायु प्रदूषक का या एयर जो वायु प्रदूषण है उसका प्रभाव क्या पड़ता है, उसका हमारे शरीर पर, जो हमारे जीवन है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये अब हम आगे की लेक्चर में देखेंगे। चलो, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सबसे पहले क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो प्रदूषक के तौर पर अगर हम बात करें, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ पॉइजनस, ये क्या जहरीली होता है, विच रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ रेड ब्लड सेल्स। अगर किसी मानव के शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड जाती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, बहुत जल्दी खुल जाती है, हेमोग्लोबिन के साथ तुरंत पकड़ लेगी। तो जो हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन आ रही है वो नहा बन के उसकी जगह कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसके साथ आ जाएगी। तो कैरिंग कैपेसिटी ऑफ रेड ब्लड सेल्स कंबाइनिंग विद हेमोग्लोबिन फॉर्मिंग कार्बोक्सिली हेमोग्लोबिन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है रेड ब्लड सेल्स के साथ जो है क्या करेगी, कंबाइन हो जाएगी, जुड़ जाएगी और कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बना देगी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीला होता है जो हेमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है और लाल रक्त कोशिकाओं के ऑक्सीजन वाहन क्षमता को कम करता है। ठीक, अगला आता है सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कॉज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इन अ मैन एंड इट्स हार्मफुल टू प्लांट। अब सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है मानव के शरीर में, जो मानव है, मनुष्य में श्वसन में विकार का कारण बनता है, यानी श्वसन को डिस्टर्ब करता है, इसमें विकार का कारण बनता है और यह पौधों के लिए हानिकारक है और पौधों के लिए भी हानिकारक होता है। कौन? सल्फर डाइऑक्साइड। अगला आता है हमारा हाइड्रोकार्बन लाइक बेंजीन एंड फॉर्मेल्डिहाइड आर कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस का मतलब होता है कार्सिनोजेंस का मतलब होता है जो कैंसर पैदा करते हैं। तो बेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड इनकी वजह से कैंसर कारक होते हैं। तो हाइड्रोजन कार्बन जैसे कि बेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड कैंसर कारक होते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, जो नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स होती है, कंट्रीब्यूट टू एसिड रेन। तो इनकी वजह से क्या होता है, एसिड रेन होता है जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी, जो फसल के उत्पादकता को खराब करते हैं और इमारतों को भी खराब करते हैं। उसके उदाहरण पे देखिए, जो ताजमहल है वो संगमरमर से बना है जो बिल्कुल सफेद है, लेकिन अब वह थोड़ा सा पीला पड़ता हुआ जाता है वक्त के साथ, क्योंकि एसिड रेन हुआ और उसके ऊपर जो है सल्फर डाइऑक्साइड और जो दूसरी गैसेस हैं उनकी वजह से उसका जो रंग है वो पीलापन आ गया। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के अम्लीय वर्षा में योगदान करते हैं और फसल के उत्पादक को प्रभावित करते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब इफेक्ट है किसके, एयर पॉल्यूशन के। चलो आगे, पार्टिकुलेट मैटर फाउंड इन ट्रोपोस्फेयर कॉज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो कुछ जो मैटर हैं, जो कुछ कण हैं, जो कुछ कणात्मक हैं, वो कहाँ पर पाए जाते हैं, ट्रोपोस्फेयर एक लेयर है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर। तो ये क्या है, लेयर होती है ये किसकी, हमारी एटमॉस्फेयर की। तो पार्टिकुलेट मैटर फाउंड इन ट्रोपोस्फेयर कॉजेस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो ट्रोपोस्फेयर में पाए जाने वाले कणात्मक पदार्थ श्वसन विकार का कारण बनाते हैं या बनते हैं। अगला, सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट लाइक प्री ऑक्साइल नाइट्राइड्स, जिनको हम बोलते हैं पर ऑक्सीसिल नाइट्राइड्स, इनको हम बोलते हैं पैन। अब ये एक सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट क्यों है, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन के तौर पर बने हैं। तो माध्यमिक वायु प्रदूषक जैसे कि पैरोक्सियल एक्सिसिल नाइट्राइड्स, पैन, क्लोरोप्लास्ट, जो हो गया डैमेज क्लोरोप्लास्ट। तो ये पत्तियों पे जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसको नष्ट करते हैं, जिसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण, जो फोटोसिंथेसिस होता है पत्तियों में, वो नहीं हो पाता और इससे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया की मदद से जो प्लांट है वो अपना भोजन बना रहा है और वह अपना भोजन नहीं बना पाएगा, तो इसकी वजह से प्लांट में जो है क्षति होती है और वह जो है ग्रोथ नहीं कर पाते और नष्ट होने लगते हैं। क्लोरोप्लास्ट को क्षति पहुंचाते हैं जो पादपों की प्रकाश संश्लेषण क्षमता की वृद्धि को कम करता है। स्मोक ओजोन डैमेजेस द लीव्स।
तो जो स्मोक ओजोन है वो लीव्स ऑफ प्लांट्स को जो है ओजोन का जो स्मोक है वो प्लांट्स की पत्तियों को नष्ट करता है। इट एग्रवेट्स लंग डिसऑर्डर इन ह्यूमन और मनुष्य के फेफड़ों का विकार करता है। तो स्मोक ओजोन पौधों के पत्तों को क्षति पहुंचाता है और यह मनुष्य के फेफड़ों का विकार को बढ़ाता है, यानी डिसऑर्डर जो है क्रिएट करेगा। अगला आता है वाटर पॉल्यूशन, जल का प्रदूषण का कारण। अब वाटर पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? देखो, वाटर पॉल्यूशन का मतलब है कि जो आपका पानी है, जो फ्रेश वाटर है, जो वाटर है, अब इसमें क्या हो जाएगा, केमिकल्स आ जाएंगे। इसमें देखो, जैसे आपने देखा केमिकल्स ही नहीं, इसमें पॉलिथीन डालते हो आप, कुछ भी कचरा डालते हो, फैक्ट्री का वेस्ट डालते हो। अब हमारी नदियों को देखो, इतना काला है, वो बिल्कुल कालिक हो गई है। क्यों? उनके अंदर में गंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा जा रही है। ड्रेनेज पूरा चला जाता है, जो गटर नालियाँ होती हैं उनका जो है पूरा खराब पानी जो है नदियों में बहता है। तो हम अपने पर्यावरण को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा रहे हैं। अब उनसे होता क्या है? देखो, एफिल्यूएंट डिस्चार्ज अकर एट स्पेसिफिक साइट इज कॉल्ड पॉइंट सोर्स। विशिष्ट स्थल पर होने वाले प्रवाही निर्वाहन को बिंदु स्रोत कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या? एफ्लुएंट फ्रॉम फैक्ट्री, तो फैक्ट्रियों का प्रवाह, यानी फैक्ट्रियों से जो केमिकल वेस्ट है वो नदियों में। सीवेज एफ्लुएंट फ्रॉम म्यूनिसिपैलिटीज, तो नगर पालिकाओं में से सीवेज प्रवाह जो है वो किस में आ रहा है? नदियों में। नदियाँ, तालाब, झील, झरने, इन सब में ये बहुत ज़्यादा जो है प्रदूषण का जो है कारण बन चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, या पॉइंट नंबर 2 माफ कीजिए। व्हेन पॉल्यूटेंट एंटर बाय वाटर बॉडीज ओवर अ लार्ज एरिया इट इज कॉल्ड नॉन पॉइंट सर्ज। व्हेन पॉल्यूटेंट एंटर, तो जब प्रदूषक विशाल क्षेत्र पर जल निकायों द्वारा प्रवेश करता है तो उसे गैर बिंदु स्रोत कहा जाता है। तो वो बहुत ज्यादा आ रहा है तो अब वो गैर बिंदु स्रोत है। एग्जाम्पल, सिटी ड्रेनेज वाटर फ्लो, तो जो है उदाहरण, शहरी ड्रेनेज जल प्रवाह। कृषि जो है रन ऑफ, एग्रीकल्चर रन ऑफ, तो एग्रीकल्चर जो कृषि का जो पानी है वो। वाटर पॉल्यूटेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, तो अब क्या है, जल प्रदूषण निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट, वो जो जैविक प्रदूषण है, जो पानी में जैसे मान लो कवक बढ़ जाएगा, पानी में प्रोटोजोआ बढ़ गया, वायरस आ गया, हेलमिंथस आ गया, तो ये सब क्या है, ये जैविक कवक है। तो उदाहरण के तौर पे वायरस, बैक्टीरिया, फंगई, प्रोटोजोआ एंड हेलिमिंथस। तो वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया, प्रोटोजोआ हो गया और हेलिमिंथस, ये क्या है, ये जैविक कवक है। अगला, केमिकल पॉल्यूटेंट, इट इज ऑफ टू काइंड, तो केमिकल पॉल्यूटेंट कितने? दो प्रकार के होते हैं। कौन से रासायनिक प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं? जरा देखो, पहला होता है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब आप कह सकते हो कार्बनिक, कार्बोनिक। कार्बोनिक जो होते हैं प्रदूषक, जो पानी में घुल मिल जाते हैं। बायोसाइड्स, बायोसाइड्स, पॉली कार्बो पॉलीक्लोरिनेटेड बिना फिनाइल हो गया, तो ये जो है बायोसाइड्स, पॉलीक्लोरिनेटेड फिनाइल हो गया। इन ऑर्गेनिक मतलब अकार्बनिक होते हैं, जैसे कि फोस्फेट, नाइट्रेट, फ्लोराइड, लाइक मेटल, आर्सेनिक, ये जहरीले पदार्थ होते हैं। आर्सेनिक, लेड, मरकरी, कैडमियम। तो देखा होगा जो पानी होता है उसकी जांच होती है, उसमें देखते हैं कैडमियम, मरकरी, लेड, आर्सेनिक की मात्रा कितनी है। तो इसकी मात्रा होने से जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य या जो भी उस पानी का सेवन करता है, उसमें कैंसर जैसी जो है बीमारी हो सकती है। फिजिकल पॉल्यूटेंट, दीज आर हॉट वाटर एंड ऑयल स्पिल्स, तो ये गर्म पानी और ऑयल स्पिल्स है। अब वाटर इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, तो जल प्रदूषण का प्रभाव, किस तरीके से मनुष्य पे जल प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है और हमें देखने को मिलता है। पहला, मैनी वाटर बॉर्न डिजीज आर स्प्रेड बायोलॉजिकल पॉल्यूशन लाइक कॉलेरा, टाइफाइड, पोलियो, जॉन्डिस, अमोबियासिस। तो कई जल जनित रोग जैसे कि हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, पोलियो हो गया, पीलिया हो गया, अमीबियासिस हो गया, आदि जैविक प्रदूषक से फैलते हैं। तो इन सब से जो है प्रदूषक फैलते हैं। ऑयल स्पिल, जैसे
अब जो ऑयल स्पिल होता है, जैसे आपने देखा होगा जो पानी के जो जहाज होते हैं उनमें तेल लेके जाते हैं और कभी क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो काफी लंबे एरिया तक जो है ऑयल जो है फैल जाता है, फिर उसको साफ किया जाता है। तो ऑयल स्पिल जो होता है वो समुद्री जीवों को बहुत क्षति पहुंचाता है, कॉजेज डेथ ऑफ प्लैंकटन्स। तो जो प्लैंकटन होते हैं उनकी डेथ, मछलियों की मृत्यु, इन सबसे ऑयल स्पिल्स होती है। जो जलीय जीवन होता है उसको नष्ट कर देता है। डैमेज द मैराइन बायो जो है मैराइन बायोडाइवर्सिटी, तो मरीन बायोडाइवर्सिटी को नष्ट कर देगा। प्लैंकटन मछलियों की मृत्यु का कारण बनता है और समुद्री जैव विविधता को क्षति पहुंचाता है। एग्रीकल्चर रन ऑफ या कृषि अपवाह का कारण क्या होता है? बायोमैग्निफिकेशन ऑफ द पेस्टिसाइड रेडियोस, तो कीटनाशक अवशेषक का जैवन मान विकरण। बायोमैग्निफिकेशन रेफर टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। अब क्या होता है कि कृषि लोग जो कृषि करते हैं, किसान होते हैं, तो वो अपनी जो है फसलों में उर्वरक के तौर पर डीडीटी, पेस्टिसाइड ये सब जो है डालते हैं, जिससे फसलों में कीड़े ना लगे, रोडेंट्स ना आए, है ना, और उसके साथ किसी भी प्रकार का रोग ना लगे। अगर वही पानी अगर तालाब में, नदी में या बहा जाता है, तो वहां पर जो जल जीवन है तो उसमें केमिकल होता है, तो वह पूरे जल जीवन को नष्ट करता है। तो जैव मानवीकरण का अर्थ है ट्रोफिक स्तर पर, है ना, ट्रोफिक स्तर पर विषैले पदार्थ की संचय में वृद्धि। उदाहरण हो गया डीडीटी, पारा, मरकरी, ये क्या हो गए, उदाहरण हो गए। अभी अब आता है यूट्रोफिकेशन। यूटेरोफिकेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस बाय विच अ वाटर बॉडी इज इनरिच्ड विद न्यूट्रिएंट्स। तो यह एक प्रक्रिया होती है जिसमें जल निकाय पोषक तत्वों से समृद्ध होता है। तो इसमें क्या होता है, जल को पोषक तत्व दिए जाते हैं। दिस लीड टू द ग्रोथ ऑफ सिंपल प्लांट लाइफ, और इसके कारण जो जल में जीवन है, जो पौधों का जो साधारण जीवन है, वह पनपता है और उसमें वृद्धि होती है। द एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ अल्गी, तो अलगी हो गया, एंड प्लैंकटन इन वाटर बॉडीज लीड टू डिप्लीटेशन ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। तो जल निकाय में शैवाल और प्लैंकटन की अतिवृद्धि से जल में घुलनशील ऑक्सीजन की कमी होती है। दिस कॉज द डेथ ऑफ एक्वेटिक लाइफ, तो इससे जलीय जीवन की मृत्यु होती है। हैवी मेटल्स लाइक मरकरी कॉज मिनीमाता डिजीज। तो मिनीमाता क्या था? मिनीमाता ना एक जगह है, मिनीमाटा जापान की एक जगह है मिनीमाटा, उसमें मरकरी जो है फैल गया था, उसके पानी में जो है मरकरी फैल गया था। तो उसकी वजह से वहाँ के जो लोग थे उनकी जो बॉडी थी उनमें अकड़न हो गया, कैडमियम हड्डियों में और जोड़ों में इताई इताई जो रोग है वो हो गया, कैंसर होने लगा, अकड़ गई बॉडी, स्टिफ बन गई। तो उस लक्षणों को देखते हुए उस जगह को, यानी वो रोग पहली बार ऐसा मिला क्योंकि मरकरी की मात्रा बहुत थी। आप इसको जाके चेक करिएगा इंटरनेट पे, मिनी मात्रा का जो है डिजीज है, आपको पता चल जाएगा पूरा इंसिडेंट। तो उस जगह पे ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैली, तो पता करा कि जो मरकरी है उससे इस प्रकार की बीमारी होती है, तो उस जगह के नाम पर इसका जो नाम है मिनी माटा डिजीज रख दिया गया। भारी धातु जैसे कि पारा मिनी माटा का रोग का कारण बनता है। कैडमियम कॉज इटाई इटाई डिजीज ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स एंड कैंसर ऑफ लंग्स। तो कैडमियम से क्या होता है? हड्डियों और जोड़ों के इताई इताई रोग और फेफड़ों और लीवर में कैंसर का कारण बनता है। ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन कॉजेस। अब जो ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन का जो कारक होता है वो कहता है देखो, मेथामोग्लोबिनिया अमीनिया, तो इसका ना जो है मैथमोग्लोबिनिया, तो मैथमोग्लोबिनिया जो है एक्स नाइट्रेट की अधिकता से होता है। स्केलेटल फ्लोरोसिस क्या होता है? फ्लोरीन की मात्रा से होता है। अमीनिया याद रखना, अमीनिया NH3 होता है, अमोनिया NH4 होता है, अमोनिया, अमीनियम NH3 अमोनिया होता है, और NH4 अमोनियम आयन होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपको मेथामोग्लोबिन अमीनिया जो है नामक बीमारी होती है। ब्लैक फुट डिजीज, और ब्लैक फुट डिजीज जो है यह आर्सेनिक से होता है। इसमें काले पैर की बीमारी का मतलब है कि जो पैर है उसका रंग पूरा काला पड़ जाता है। टू इम्प्रूव वाटर क्वालिटी, म्युनिसिपल
waste water and industrial effluent should be treated in effluent treatment before let it off in the water bodies। तो जल की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? नगर निगम का अपशिष्ट जल और औद्योगिक अपशिष्ट उत्सर्जन निर्माण संयंत्रण में उपचारित किया जाना चाहिए। तो इसका जो है, इसका जो आप जल भेजा जा रहा है उसको उपचारित करके यानी उसको ट्रीट करके सीवेज प्लांट होने चाहिए, तब भेजा जाना चाहिए। बिफोर लेट इट ऑफ वाटर बॉडीज, तो जल जो है जल निकाय छोड़े जाने से पहले। अब आता है सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन या मृदा प्रदूषण क्या होता है? सॉइल पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय डंपिंग ऑफ वेस्ट। तो मृदा प्रदूषण देखो क्या होता है कि मिट्टी में जब आप केमिकल्स मिलते हैं, जब वेस्ट मिलता है प्रदूषण के तौर पे, जो तत्व होते हैं वो मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं मृदा प्रदूषण। तो सॉइल पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय डंपिंग ऑफ वेस्ट, एक्सेस यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स। तो जो कृषि में जो हम केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं उर्वरक के तौर पर, कीटनाशक के तौर पर, उनकी वजह से। माइनिंग ऑपरेशंस, खनन कार्य की वजह से। अर्बनाइजेशन की वजह से यानी शहरीकरण की वजह से। ओवर ग्रेजिंग एंड डिफॉरेस्टेशन, तो अधिक चाराई करने से, या आप करते हैं डिफॉरेस्टेशन यानी वनों का विनाश करने से, जो है ये सब वनों की कटाई करने से ये आपको सॉइल प्रदूषण या जो है बनता है, निकल कर आता है। तो मृदा प्रदूषण, अपशिष्ट के डैम्पिंग, एग्रोकेमिकल्स के अधिक उपयोग, खनन कार्य करने से जो है इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा, राइट। शहरीकरण, अधिक चाराई और वन के विकास से क्या मिलेगा आपको देखने के लिए मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चलो कॉज मेजर कंट्रोल मेजर्स ऑफ सॉइल पॉल्यूशन इंक्लूड सेफर लैंड यूज। अब मृदा प्रदूषण को नियंत्रण उपायों में सुरक्षित भूमि का उपयोग, प्लान्ड अर्बनाइजेशन, योजनाबद्ध शहरीकरण। तो वहां पर आपको पौधे, पेड़ पौधों के लिए भी होना चाहिए, जल का पूरा निकास होना चाहिए, कचरा और जगह जगह नहीं फैलना चाहिए, तो अर्बनाइजेशन प्लान होनी चाहिए। सेफ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड ह्यूमन हैबिटेशन से। तो जो ह्यूमन हैबिटेशन यानी आपका कहें उद्योगों और मानव आवास से स्थिर अपशिष्टों को सुरक्षित निपटाना या शामिल होना, जो है निपटान शामिल होना चाहिए या होता है। नॉइस पॉल्यूशन, अब ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? देखो ध्वनि में भी प्रदूषण होता है। जब आपने देखा होगा, जब एक इंसान की ना सुनने की एक सीमा होती है, ठीक है, अब उससे ऊपर जो है आपको ना तो उससे उस सीमा से नीचे आप नहीं सुन सकते 20 हर्ट्ज से, और 20 किलो हर्ट्ज से आप यानी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर नहीं सुन सकते, इससे नीचे नहीं सुन सकते। अब आयु के साथ आपकी ये जो सीमा है घटती बढ़ती रहेगी, ठीक। तो अब होता क्या है कि ध्वनि प्रदूषण क्या होता है कि जब आप उच्च किस्म का संगीत या फिर उच्च आवाज सुनते हैं जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लंबे समय तक आप उस आवाज को सुनने से आपके कानों पर फर्क पड़ सकता है। जो हार्ट, दिल के मरीज होते हैं उनके लिए तेज ध्वनि जो है नुकसानदेह होती है। तो लाउड एंड डिस्टर्बिंग साउंड दैट एडवर्सली अफेक्ट द हेल्थ ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो क्या होता है वही नॉइस पॉल्यूशन या ध्वनि प्रदूषण। ऐसी तेज और परेशान करने वाली ध्वनि जो मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करती है उसे ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। यूनिट ऑफ साउंड इज डेसिबल, और ध्वनि स्तर की इकाई को डेसिबल में गिना जाता है या नापा जाता है। नॉइस पॉल्यूशन अराइजेस फ्रॉम, अब ये नॉइस पॉल्यूशन कहाँ से आता है? साउंड एम्पलीफायर, जो ध्वनि वर्धक होते हैं, जो ध्वनि को बढ़ा देते हैं। ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट, तो जो आपने गाड़ी देखा होगा उनके हॉर्न जो हो गए। इंडस्ट्रियल मशीनरी से ध्वनि प्रदूषण होता है। क्रैकर ब्रस्टिंग, जो आपके पटाखे होते हैं इनके फटने से होता है। इफेक्ट ऑफ नॉइस पॉल्यूशन, अब नॉइस पॉल्यूशन से क्या होता है, क्या किस प्रकार का जो है आपके लिए जो है अफेक्ट करता है? देखो नॉइस पॉल्यूशन क्या होता है, वाइब्रेशंस होती है। तो हमारा जो दिल है ये धड़कता है, तो उसकी वाइब्रेशन हमारे हार्ट बीट को जो है नुकसान पहुंचाती है। इट अफेक्ट्स द हार्ट बीट।
तो ये किसको, यह हृदय की धड़कन को प्रभावित करता है। हेडेक, सिर दर्द, इरिटेबिलिटी मतलब चिड़चिड़ापन, स्लीपलेसनेस जो है नींद की कमी, कंसंट्रेशन इन वर्क काम में एकाग्रता ना होना, एंड प्रोडक्टिव परफॉर्मेंस और उत्पादक प्रदर्शन या फिर जो है पूर्ण तरीके से काम नहीं कर पाना। नॉइस पॉल्यूशन शुड बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग साउंड प्रूफ फिल्टर फॉर मशीन्स टू रिड्यूस नॉइस पॉल्यूशन। तो ध्वनि प्रदूषण को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है? ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए मशीनों के ध्वनि रोकने वाले फिल्टर का उपयोग करके नियंत्रित जो है किया जाना चाहिए। तो देखा होगा, कहते हैं कि जब आप दो रोड जा रहे हैं, है ना, अब देखो ये रोड है और ये भी एक रोड है, और इसके बीच में ना क्या करते हैं हम, बहुत ज़्यादा घने झाड़ियाँ या पेड़ पौधे बहुत लगा देते हैं मेन बड़े बड़े हाईवे पे। तो इस पे क्या होता है, हम झाड़ियाँ लगाते हैं या पेड़ पौधे लगाते हैं। इसके पीछे का एक रीज़न है। जैसे मान लो यहाँ से एक गाड़ी आ रही है रात को और दिन में, मैं दोनों का रीज़न बता देता हूँ। ये चलो एक गाड़ी आ रही है, तो इसकी जो रोशनी है गाड़ी की वो इस तरीके से फैलती है ना, इस तरीके से। और यहाँ से भी एक गाड़ी आ रही है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो इस गाड़ी की भी रोशनी इस तरीके से जो है, ये जो है इसकी, ये देखो गाड़ी हो गई, ये ट्रक हो गया जिसमें ज़्यादा लाइट आती है, और वो कार है, तो इसकी भी रोशनी इधर जाएगी। अगर इनके बीच में कोई बैरियर ना हो तो ये क्या आते हैं, ये ड्राइवर को ब्लाइंड कर देती है रोशनी, अंधेरे में बाहर दिख नहीं पाता आगे का। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए डिवाइडर चाहिए। लेकिन और जो पेड़ होते हैं ना, ये ध्वनि को अवशोषित भी करते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा झाड़ियाँ लगा देते हैं, बड़ी बड़ी झाड़ियाँ, लगभग आप लगा लीजिए 6-7 फीट की झाड़ियाँ लगा देंगे, 5-6 फीट की भी बहुत होती है, 4-5 फीट की झाड़ियाँ लगा देंगे, घनी झाड़ी। तो जिससे क्या होगा, एक तो ये जो प्रकाश है ये अब नहीं जा पाएगा, तो ये वाला जो ड्राइवर है ये बिल्कुल सीधा देख पाएगा, ये भी बिल्कुल सीधा देख पाएगा। दूसरा, जो यहाँ से इनका जो हॉर्न का जो ध्वनि निकलता है वो भी कम होगा। तो ये होता है प्लान्ड अर्बनाइजेशन, इसको बोलते हैं प्लान तरीके से, व्यवस्थित कर तरीके से जो है शहरीकरण। अब एक कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, पहले आप उनको समझते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस को समझते हैं, ये क्या होती है। सबसे पहले देखो, ग्रीन हाउस गैसेस में कौन सी शामिल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, ग्रीन हाउस गैसेस का क्या होता है। देखो क्या होता है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, और इसके चारों तरफ एक वायुमंडल है, आपको पता होगा, ठीक। और ये हो गया सूरज, ये सूरज हो गया, ठीक। अब सूरज से प्रकाश आता है तो ये लौट के भी चला जाता है, ठीक है। ये प्रकाश क्या है, ये लौट के भी जा रहा है, ये लौट के जा रहा है, ये लौट के जा रहा है, ये लौट के जा रहा है। अब ये जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, ये ऐसा एक कंबल होती है जो सूरज के प्रकाश को बाहर नहीं जाने देती और धरती में जो है ट्रैप्ड करके रखती है। तो एक लिमिट तक, एक लिमिट तक, एक लिमिट तक ये जो है हमारे लिए बेनिफिशियरी होता है, क्योंकि इससे जो धरती है उसका तापमान नियंत्रित रहता है और जो जीवन है वो पनपता है। लेकिन अब वो जो पानी जैसे ग्लेशियर हो गए, तो ये सब हमारे धरती के तापमान को रखते हैं। लेकिन अगर मानव गतिविधियों के द्वारा या किसी और द्वारा इन गैसों का जो ये कंबल बना के रखी है, यह गैस ज़्यादा अगर निकलने लगे तो ये क्या करेंगे, ये सूरज की गर्मी को जो है, सूरज की रोशनी को बाहर नहीं जाने देंगे, और ये एक मोटा सा कंबल इस तरीके से गैस का बन जाएगा। तो ये जो जा रही हैं किरणें बाहर, ये बाहर नहीं जा पाएंगे, और इससे क्या होगा, जो हमारी धरती है उसका जो टेम्परेचर है, जो औसतन तापमान है, वो वृद्धि करने लगेगा। अब इससे क्या होगा, जो ग्लेशियर हैं वो पिघलेंगे, वो मेल्ट हो जाएंगे, वो पिघलेंगे, तापमान में वृद्धि होगी। तापमान जो है अब गर्मियों में बहुत ज़्यादा जाने लगेगा। सर्दियाँ, जो गर्मी सर्दी होती थी उसके पैटर्न में जो है, ऋतुओं में जो आपकी ऋतुएं होती हैं उनमें जो है खराबी आने लगेगी। और मानव को सबसे ज़्यादा, मानव और प्रकृति को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचेगी, और इससे ग्लोबल वार्मिंग, यानी पूरा ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि पूरी दुनिया में गर्मी जो है बढ़ने लगेगी, जिससे जो
शहर समुद्र के किनारे हैं, उनको डूबने का खतरा बढ़ता जा रहा है, और ग्लोबल वार्मिंग तो हो रहा है और इससे जो शहर समुद्र के किनारे उनके डूबने का खतरा बढ़ रहा है। सब किसकी वजह से? ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस के लिए कौन जिम्मेदार होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, मार्श गैस भी बोला करते हैं इसे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, NO2। तो ये जो है आर एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस गैसेस, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये वायुमंडलीय जो है ग्रीन हरित घर गैसेस है। ग्रीन हाउस गैसेस फ्रॉम ब्लैंकेट ओवर द अर्थ विच रिड्यूस द एस्केप ऑफ हीट फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू आउटर सरफेस। तो ये अभी बात मैंने आपको समझाई। जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है वो पृथ्वी के ऊपर एक कंबल बनाती हैं जो पृथ्वी की सतह से बाहरी सतह की गर्मी को पलायन को कम करती है। दिस लीड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, और इससे जो पृथ्वी का औसतन तापमान है, जो तापमान है वो बढ़ता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट विच इज रिजल्ट इन ग्लोबल वार्मिंग। तो इसको हम हरित घर प्रभाव कहते हैं और यह वैश्विक तापमान में वृद्धि का परिणाम होता है, यानी ग्लोबल वार्मिंग होता है। ओजोन डिप्लीटेशन की बात करते हैं। एक आपको पता होगा कि हमारी जो पृथ्वी है उसको एक ओजोन लेयर, यानी वो O3 ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से बनी है, वह पृथ्वी को चारों तरफ घेरी हुई है। उससे क्या होता है, जो सूरज से पैराबैंगनी किरणें हैं, यानी ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है, उनको आने से रोकता है पृथ्वी पे। अगर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आएंगी तो मनुष्य के जीवन, प्रकृति को नष्ट करेंगी और कैंसर उनसे जो है बहुत बढ़ेगा, क्योंकि वो म्यूटेशन को बदल देती है, क्योंकि वो हाईली पेनिट्रेट होती है, उनमें जो है छिद्रन करने की क्षमता जो है बहुत ज़्यादा होती है, और जिसकी वजह से हमारे सेल, हमारे जीन को म्यूटेट करके कैंसर का खतरा बना सकती है। तो ओजोन डिप्लीटेशन एंड ओजोन होल इज एन अनदर प्रॉब्लम रिजल्टिंग फ्रॉम पॉल्यूशन। तो ओजोन की क्षति और ओजोन के छिद्र प्रदूषण से उत्पन्न एक अन्य समस्या है। ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ ओजोन शील्ड, अब क्या हो अगर जो है ओजोन ना हो, ओजोन कवच की अनुपस्थिति में अल्ट्रा वायलेट रेज रीच टू द अर्थ, पैराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुंचती हैं। यूवी रेडिएशन इनहिबिट्स फोटोसिंथेसिस इन फाइटोप्लैंक्टन। तो जो अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं, जो पैराबैंगनी किरणें हैं, वो फाइटोप्लैंक्टन में प्रकाश संश्लेषण को रोक देगा। इट डैमेज न्यूक्लिक एसिड एंड कॉजेस म्यूटेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यह जीवित जीवों के न्यूक्लिक अमल को क्षति पहुंचाता है और म्यूटेशन का कारण बनता है। इट इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ कैटरेक्ट एंड स्किन कैंसर। तो यह मोतियाबिंद जैसी बीमारी और त्वचा कैंसर जैसी घटनाओं में वृद्धि करता है। द थिकनेस ऑफ ओजोन in a column of air from ground to top of atmosphere is measured by Debson unit। तो ओजोन की जो मोटाई है, मोटाई को वायुमंडल के शीर्ष तक जमीन से हवा के एक स्तंभ से मापा जाता है, जिसको डेब्सन इकाई कहते हैं। ओवर एक्सपोजर ऑफ यूवी कॉजेज इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया कॉल्ड स्नो ब्लाइंडेशन। अल्ट्रावायलेट या पैराबैंगनी के अधिक प्रकाशन का कारण कॉर्निया की सूजन होता है, जिससे स्नो ब्लाइंडनेस कहा जाता है। मिथेन रिलीज फ्रॉम बायोगैस प्लांट इज यूज्ड एज अ फ्यूल। और जो मिथेन बायोगैस प्लांट से होते हैं उसको ईंधन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, और वही मिथेन अगर ज़्यादा हो जाएगी तो ओजोन का जो है खतरा बनता है। अब नॉन कोर डाटा क्या होता है, कोर डाटा क्या होता है, इन सबको जो है हम अपने आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। और आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी की जानकारी जो है हम अपने अगले जो है लेक्चर में करेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद आज के लेक्चर में उपस्थित होने के लिए। बाकी की जानकारी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।